गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का हम अपना पहला टॉपिक आज देखते हैं, जो कि है प्रगति प्लेटफॉर्म। अब प्रगति प्लेटफॉर्म क्या है? इसके थ्रू प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स के सेक्रेटरीज होते हैं या चीफ सेक्रेटरीज होते हैं उनके साथ, या फिर कैबिनेट सेक्रेटरी, या फिर हमारे जो यूनियन लेवल पर और जो सेक्रेटरीज होते हैं उनके साथ मीटिंग करते हैं। और जितने भी कोई ग्रीवेंसेस हैं या कोई प्रोग्राम स्कीम या स्कीम्स हैं जो फंसी हुई हैं, जो ठीक से चल नहीं पा रही हैं, या प्रोजेक्ट्स जो फंसे हुए हैं, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं ताकि स्मूथली जो है गवर्नेंस चलती रहे। ठीक है। अभी रिसेंटली 33rd इंटरेक्शन किया है प्राइम मिनिस्टर ने प्रगति प्लेटफॉर्म के थ्रू। ये एक तरह से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड एक प्लेटफॉर्म है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है इसके अंदर। और समझ लीजिए कि अगर तमिलनाडु में कोई ऐसा प्रोजेक्ट फंसा हुआ है कि जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इन्वॉल्व हैं और वो बड़े लंबे टाइम से कोई प्रॉब्लम में चल रहा है, या उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो प्राइम मिनिस्टर उसको डायरेक्टली खुद बात करके उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं उससे। ठीक है। तो आज तक 32 ऐसी मीटिंग्स हुई हैं प्रगति प्लेटफॉर्म की, जिसमें 275 प्रोजेक्ट्स जो 12.5 लाख करोड़ तक की वैल्यू के थे, मतलब टोटल वैल्यू जिनकी 12.5 लाख करोड़ की थी, वो सब रिव्यू हो चुके हैं और उनके ऊपर काम चल रहा है। ठीक है। ऐसी 47 प्रोग्राम्स या स्कीम्स थी जो कि इस प्रगति प्लेटफॉर्म में या प्रगति की जो मीटिंग्स हुई हैं इसमें ली गई थी। और 17 सेक्टर्स के अंदर ये स्कीम्स या प्रोग्राम्स थे ऐसे टोटल, जिनका जो है निपटारा किया जा चुका है। ठीक है। अब इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। इसका ये नाम है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। अब ये याद रखो, ये कोई पब्लिक वेब प्लेटफॉर्म नहीं है। इसको आप या मेरे जैसे यूज़र इसको एक्सेस नहीं कर सकते। इसको सिर्फ प्राइम मिनिस्टर जो है या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है सिर्फ वही एक्सेस कर सकते हैं प्रगति प्लेटफॉर्म को, क्योंकि गवर्नेंस के लिए एक ये टूल है। ठीक है। तो आपका जो गवर्नेंस का पार्ट है, जो GS2 में गवर्नेंस का पार्ट है, उसके लिए एक आपको अच्छा एक ये एग्जाम्पल है कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कैसे हम अच्छी गवर्नेंस दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनियन कैबिनेट ने फैसला लिया है कि 6,000 करोड़ रुपीस NIIF डेट प्लेटफॉर्म जो है उसके अंदर इक्विटी इन्फ्यूजन की है। इक्विटी इन्फ्यूजन का मतलब क्या हुआ है? पैसा डाला है उसके अंदर, कैपिटल डाली है और अपने ओनरशिप को और बढ़ाया है इसके अंदर NIIF डेट प्लेटफॉर्म के अंदर। अभी NIIF जो डेट प्लेटफॉर्म है वो NIIF स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज फंड के अंदर आता है। ठीक है। अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या चीज़ है, मैं क्या बता रहा हूँ। आगे आगे देखते रहेंगे तो आपको समझ आता रहेगा। ठीक है। अब पहले तो देखें NIIF है क्या। ये एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फंड बनाया है जो कि जिसमें इंटरनेशनल और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अपना पैसा डालेंगे ताकि इंडिया की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए फ़ंड इकट्ठा किया जा सके, उसके लिए पैसा इकट्ठा किया जा सके। ठीक है। गवर्नमेंट ने इनिशियली 20,000 करोड़ रुपए, $3 बिलियन मतलब डाल दिए थे NIIF लिमिटेड में, और वो बेसिकली 49% जो है ये फंड जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको ओन करती है। बाकी जैसे अबू धाबी जो है मतलब UAE का जो एक कंट्री है के अंदर एक जो है आइलैंड अबू धाबी जो है वो इसको ओन करती है, उनका सोवरन वेल्थ फंड है एक, वो ओन करता है। फिर एक टेमासेक है, टेमासेक जो है वो सिंगापुर बेस्ड है वेल्थ फंड, वो इसको थोड़ा सा ओन करता है। फिर HDFC ग्रुप इसको थोड़ा सा ओन करता है। तो बेसिकली मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट का एक मिक्सचर है। तो ये क्वाजी सोवरन फंड है। ठीक है। क्वाजी सोवरन फंड क्या हुआ? क्वाजी सोवरन वेल्थ फंड मतलब गवर्नमेंट, अगर तो 100% गवर्नमेंट ओन्ड होता तो हम कहते हैं सोवरन वेल्थ फंड है, लेकिन गवर्नमेंट की इसमें सिर्फ 49% ओनरशिप है, बाकी प्राइवेट ओनरशिप है। तो एक तो इंटरनेशनल भी हैं इसमें, जैसे मैंने आपको बताया अबू धाबी और सिंगापुर, और जो डोमेस्टिक भी हैं, HDFC ग्रुप हमारा डोमेस्टिक है। तो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों प्राइवेट प्लेयर्स या फिर गवर्नमेंट प्लेयर्स जो हैं वो मिलके इसको फंड को चला रहे हैं। और जितनी भी इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें जो पैसा चाहिए होता है उसमें इन्वेस्ट करता है ये NIIF। ठीक है। अब देखते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ NIIF जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, जिसमें आपको ये समझ आएगा कि किस में पैसा डाला गया है अभी। ठीक है। रिसेंटली 3 तरह के फंड है इस NIIF के अंदर। ठीक है। एक तो है मास्टर फंड, एक है फंड ऑफ फंड्स, एक है स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज फंड। तीनों का डिफरेंट डिफरेंट रोल है।
पहला है NIIF मास्टर फंड। ये किस में इन्वेस्ट करता है? जो आपका कोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जो रोड्स में, पोर्ट्स बनाने में, एयरपोर्ट्स में, पावर में। अभी जैसे जैसे रिसेंटली NIIF जो है, जिसने 4 एयरपोर्ट्स बनाने के लिए इसमें अपना फंड जो है वो डाला है, ठीक है। तो अब जो ये 4 एयरपोर्ट्स बनेंगे, उसकी ओनरशिप किसके पास आएगी बेसिकली? या फिर अगर वो मतलब जितनी परसेंट भी वो ओनरशिप, जितना भी वो फंड डालेंगे, समझ लो वो NIIF मास्टर फंड ने, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, कि जयपुर के लिए जो एयरपोर्ट बन रहा है उसमें 30% अपना फंड डाला। तो जो 30% ओनरशिप है वो NIIF मास्टर फंड की हो जाएगी उसमें, ठीक है। ऐसे ही सेकंड फंड है NIIF फंड ऑफ फंड्स। अब ये किस में इन्वेस्ट करता है? जैसे क्लाइमेट इंफ्रास्ट्रक्चर, मिडल इनकम या अफोर्डेबल हाउसिंग, डिजिटल कंज्यूमर प्लेटफॉर्म्स, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो बेसिक अलाइड सेक्टर्स हैं जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सब में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। अब जो हमारा NIIF स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज फंड है, उसके अंदर, जिसके अंदर ये NIIF डेट प्लेटफॉर्म आता है, उसी के अंदर गवर्नमेंट ने भी इक्विटी इन्फ्यूजन किया है 6,000 करोड़ रुपए की, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आते हैं जो कि इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, मीडियम से लेके लॉन्ग टर्म के पीरियड के लिए, ठीक है। जैसे कौन कौन से आ जाएंगे? फाइनेंशियल सर्विसेज, फूड एंड एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ऐसे सेक्टर्स में न्यू NIIF स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज फंड जो है वो एक प्राइवेट इक्विटी, बेसिकली ये प्राइवेट इक्विटी फंड है। इसमें गवर्नमेंट की ओनरशिप जो है वो नहीं है उतनी, लेकिन हाँ, अब जैसे NIIF जो डेट प्लेटफॉर्म था वो इसी का पार्ट है, लेकिन तो उसमें गवर्नमेंट ने इक्विटी इन्फ्यूजन कर तो लिया, लेकिन ये है असल में प्राइवेट इक्विटी फंड। इसके अंदर प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो ज़्यादा पैसा डालेंगी, ठीक है। तो अब ये आपको समझ आ गया NIIF। तो अब लगे हाथ हम आपको थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अभी ये न्यूज़ में चल रहा है 1-2 महीने से ज़्यादा ही। तो क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने कहा है कि अगले 4-5 साल में इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए एक टास्क फोर्स बनाई थी अतानु चक्रवर्ती के नाम के चेयरमैनशिप में, ठीक है। तो उन्होंने जो रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर 2025 तक 111 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है। अब ये जो है NIP, जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये अनलाइक NIIF, ये जो NIP है ये होल गवर्नमेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट ही इन्वेस्टमेंट करेगी सारी, ठीक है। अब वो लाए कहाँ से, चाहे वो प्राइवेट से लेके आए, चाहे वो फॉरेन कंपनीज को लेके आए, या फॉरेन कंट्रीज के जो फंड्स हैं उनको लेके आए, वो डिफरेंट मैटर है, बट ये गवर्नमेंट ही इसको इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है। तो जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या प्राइवेट सेक्टर हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटरेस्टेड है, उन सबको एक इकट्ठा करके नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बनाई जाएगी, ताकि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बनाए जा सके, इम्प्लीमेंट किए जा सके। अब नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंदर कौन से प्रोजेक्ट्स आएंगे जो कि 100 करोड़ रुपीज़ से ऊपर के प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। वो सारे NIP के अंडर आएंगे। अब इसमें सेंटर जो है वो 39% अपने फंड्स डालेगा, स्टेट्स जो है वो 40% डालेंगे, और प्राइवेट सेक्टर जो है वो 21% फंड्स डालेगा। अब ये मत आप कंफ्यूज होना कि प्राइवेट सेक्टर इसमें फंड्स डाल रहा है तो प्राइवेट सेक्टर इसको चलाएगा भी। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सारी गवर्नमेंट के से ही होएगी। गवर्नमेंट ही ये पूरी एक्सरसाइज कर रही है कि कितनी रिक्वायरमेंट है और कितना, जैसे 111 लाख करोड़ रुपए की जो है रिक्वायरमेंट समझ आ गई है, ठीक है। तो अगले 5 साल में इसमें 39% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, स्टेट्स गवर्नमेंट 40% देंगी, और प्राइवेट सेक्टर 21% पैसा लगाएगा। और उसमें जो उसकी डिवीजन करके देखी जब उन्होंने, इस पूरे पैनल ने, अतानु चक्रवर्ती जो पैनल था, तो उसमें एनर्जी सेक्टर में सबसे ज़्यादा 24% इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है। टोटल 111 लाख करोड़ की जो अमाउंट है उसके 24% एनर्जी सेक्टर में हमको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये थोड़ा सा आप देख लेना कि इस पे लिखा है कि जो 111 लाख करोड़ की जो एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, उसमें से 44 लाख करोड़ रुपए के, 44 लाख करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी अभी इम्प्लीमेंटेशन में चल रहे हैं, ठीक है। 33 लाख करोड़ के जो हैं वो कंसेप्चुअल स्टेज, मतलब उसके ऊपर काम चल रहा है, शुरू हो चुका है, ठीक है। कंसेप्चुअल मतलब कि कैसे उसको बनाना है प्रोजेक्ट को, उसके बारे में बात चल रही है, शुरुआती दौर में, ठीक है।
इम्प्लीमेंट उसके बनाने के। और जो 22 लाख करोड़ का है वो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जा रही है कि कितना कैसे ये प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा। और जो 11 लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में अभी कुछ नहीं पता है कि वो प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन अभी कुछ नहीं है पता। और वो कौन से प्रोजेक्ट्स होंगे इसके बारे में भी ज़्यादा अभी नहीं पता है। तो ऑलमोस्ट सिर्फ 10% जो है जो कि जिसके बारे में नहीं पता है बाकी या तो वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या वो डेवलपमेंट स्टेज पे हैं या फिर उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें पता है। ठीक है, तो ये हमारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। अब बेसिकली जब रिसेंटली आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई है चीफ मिनिस्टर्स के साथ, तो उसमें ये डिस्कशन हुआ कि हमने अभी मास वैक्सीनेशन शुरू करनी है कोविड-19 के लिए। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है, इसका यूज़ कैसे किया जाए और इसको हम यूज़ करके जो वैक्सीन है वो किस तरह से हम स्मूथली सारे लोगों तक पहुंचा सके। ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन हुआ है सारे चीफ मिनिस्टर्स के साथ। तो इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है क्या? तो शुरू में तो एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है उनको, चीफ मिनिस्टर्स को, कि हम EVIN के थ्रू और UNDP की हेल्प लेके हम जो इनिशियल बेनिफिशरीज कौन से होंगे? जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं या फिर जो सीनियर सिटीजन्स हैं, इन सबको पहले जिनको शुरू में वैक्सीन मिलनी है उनको प्राइमरी बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और EVIN के जो नेटवर्क के थ्रू इन सबको इम्यूनाइज किया जाएगा, इन सबको वैक्सीनेट किया जाएगा। ठीक है, अब जो EVIN है वो हमारे नेशनल हेल्थ मिशन जो है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसी का एक पार्ट है, उसी के थ्रू ये इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, अब EVIN है क्या? ये एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक जो है हमारा फॉर्मेट में है, ये नेटवर्क है जिससे कि वैक्सीन कितनी का स्टॉक कितना पड़ा है, कितना जा चुका है और कौन सी लोकेशन पे पड़ा है, क्या उसका स्टोरेज टेम्परेचर है और कौन कौन से कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं इंडिया में, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन एक समझ लो एक नेटवर्क में डाली गई है। ठीक है, उससे फिर जितने भी जो मतलब जिनके पास उसका एक्सेस है वो देख सकते हैं कि हमारे पास कितना स्टॉक रह गया वैक्सीन का, आगे हमें कितनी और रिक्वायरमेंट है, कहाँ कहाँ पे कितनी कौन सी लोकेशन पे हमारी कोल्ड स्टोरेज जो है फैसिलिटीज़ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक तरह से बेसिकली डिजिटाइज फॉर्मेट में जो है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क में पड़ी है। ठीक है, तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है और ये स्ट्रॉन्ग IT इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका, और ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो इसको हैंडल कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स ने इसको अडॉप्ट कर लिया है ताकि जितनी भी वैक्सीनेशन का जो हमारा प्रोग्राम्स हैं वो सारे स्मूथली चल सकें, डिजिटाइज फॉर्मेट में हम इसको देख सकें कि कहाँ कहाँ पे वैक्सीन पहुँच गई हैं, कहाँ कहाँ पे पहुँचने की ज़रूरत है, कितनी वैक्सीन स्टॉक हमारे पास अभी पड़ा है, कितना और मंगवाना है, या फिर हमको कैसे जो है लास्ट माइल तक या लास्ट पर्सन तक हमको अपनी वैक्सीन जो है उसको कैसे पहुँचाना है। ठीक है, तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि एक तो बिग डेटा आर्किटेक्चर ये यूज़ कर रहा है जिससे कि हमको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि वैक्सीन का जो हम मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन जो हमारे लोगों के लिए है वो कहाँ तक पहुँची हैं, कितने लोग वैक्सीनेट हो गए हैं, कितने अभी और करने पड़ेंगे वैक्सीनेट। ये पूरा जो सारा सिस्टम है ये IT फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, डिजिटाइज हो जाएगा ये फॉर्मेट में। तो इसका ऑलमोस्ट 99% जो है गवर्नमेंट्स हैं इसको अडॉप्ट कर चुकी हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स या UTs। बस थोड़ी सी हैं वो भी शायद अब बाय द टाइम जब कोरोना की वैक्सीन आएगी तब तक ये सारी जो स्टेट्स हैं इसको अडॉप्ट कर चुकी होंगी। ठीक है, अब इसका जो है जो भी अब आगे भी सिर्फ कोविड-19 की वैक्सीन ही नहीं, आगे भी समझ लो कि अगर कोई और बीमारी की वैक्सीन आएगी वो भी इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है इसके थ्रू ही आगे हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हमको हेल्प करेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश एंटी कन्वर्जन लॉ। अभी जो ये एक लव जिहाद का सो कॉल्ड लव जिहाद का जो इशू चल रहा है, फोर्सफुल इंटरफेथ कन्वर्जन्स का, उसके लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है, कैबिनेट ने क्लियर किया है उसको, ऑर्डिनेंस को अब वो गवर्नर को भेजेंगे। तो उसमें पनिशमेंट है कि जो ये शादी करके मतलब फोर्सफुल कन्वर्जन करने की कोशिश करते हैं, ऐसे इंसिडेंट्स कुछ मिले हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन ने बोला है कि जो ऐसे इंसिडेंट्स हैं फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन्स के या फिर फ्रॉडुलेंट वेज से कन्वर्जन कराने के, रिलीजियस कन्वर्जन्स कराने के, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं स्टेट में। तो इसके लिए एक लॉ बनाना चाहिए, तो इन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास किया है
जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की पनिशमेंट है या फाइन्स बनाए गए हैं फोर्सफुल कन्वर्जन में, ठीक है। अब आप याद रखो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो ये फोर्सफुल कन्वर्जन है या फिर फ्रॉडुलेंट मीन्स से अगर कन्वर्जन हो रही है तो वो अलाउड नहीं है, ठीक है। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते या फिर आप इंड्यूसमेंट्स देके, ठीक है, कि आप किसी को लालच देके भी अपने जो धर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी की ही इसलिए ही ये जो एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहलाया जाएगा ये लॉ, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए ऑलरेडी प्रोविजंस हैं। बस उसी के लिए ये पनिशमेंट स्पेसिफाई कर रहा है कि वो अगर वायलेट होता है तो उसके लिए पनिशमेंट्स क्या क्या होंगी। तो अगर मिस रिप्रेजेंटेशन है, फोर्स यूज़ किया गया है, या अनड्यू इन्फ्लुएंस है, कोअर्जन है, या अल्योरमेंट वही इंड्यूसमेंट, या कोई फ्रॉडुलेंट मीन्स यूज़ किया गया है, तो उसके लिए 1 से 5 साल तक की जेल है और मिनिमम फाइन 15,000 तक का है, ठीक है। और अगर किसी माइनर की या फिर एक SC ST की कम्युनिटी की विमेन के साथ अगर ऐसे हुआ है, कन्वर्जन हुआ है शादी का लालच देके, तो उसके लिए 3 to 10 ईयर्स की जेल है और 25,000 का फाइन है। अगर ऐसा मास लेवल पर पकड़ा गया है तो 3 से 10 साल की जेल है और मिनिमम फाइन 50,000 का है, ठीक है। इसका नाम क्या है इस ऑर्डिनेंस का? उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020, ठीक है। अब कुछ स्टेट एग्जाम्स में आपको ये शायद एग्जाम में या फिर UP PCS जो अगर कोई दे रहा होगा तो उसमें तो ये नाम भी पूछ सकते हैं इस अध्यादेश का या इस ऑर्डिनेंस का। तो अगर ऐसा पता लगता है कि ऐसी शादी हुई है जो कि जिसका पर्पज़ सिर्फ रिलीजियस कन्वर्जन कराना था, तो उस शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उस शादी को माना नहीं जाएगा, ठीक है। अब अगर कन्वर्ट होना है तो उसके लिए भी प्रोसीजर बताया गया है कि जिसको कन्वर्ट होना है तो उसको रिटर्न में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को एटलीस्ट 2 महीने एडवांस में बताना होगा कि मैं कन्वर्ट होना चाहता हूँ। और अगर वो नहीं बताता है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पर्सन के ऊपर आ जाती है, जिसके तहत उसको 6 से 3 साल की जेल हो सकती है, 6 महीने से 3 साल तक की, और 10,000 तक का मिनिमम फाइन हो सकता है, ठीक है। अब एक और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे न्यूज़ में आजकल चल रहा है वो है कॉरपोरेट्स एज बैंकर्स। अभी एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप की कमेटी जो बनी थी, जो कि RBI की, उसने एक सजेशन दिया है कि जो लार्ज कॉरपोरेट कंपनीज़ हैं उन सबको आप प्राइवेट बैंक्स का प्रमोटर बनने दो, ठीक है। जब आपको चलो मैं आपको रिलायंस ग्रुप के जो हमारे मुकेश अंबानी साहब हैं उन्हीं का एग्जांपल देके, जबकि ऐसा नहीं है, उनका भी ऐसा कोई नाम है नहीं, बट मैं आपको समझने के लिए सिर्फ उनका एग्जांपल देके ये पूरा टॉपिक समझाऊंगा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि समझ लो कि मुकेश अंबानी जी जो हैं या रिलायंस ग्रुप है वो अपना एक बैंक खोल लें, ठीक है। उससे क्या होगा कि वो लोगों की मनी जो है वो अपने बैंक में डिपॉजिट करेंगे, तो या फिर जो रिलायंस ग्रुप है उनके पास पैसा भी बहुत है, तो उनका जो बैंक होगा वो एज़ कम्पेयर टू अदर बैंक्स जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला होगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि वो, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है तो वो आगे लोन भी दे सकते हैं, उससे हमारी इकोनॉमी किक स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या है कि कोविड के बाद गवर्नमेंट के पास भी फंड्स कम है, और जो हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो लोन्स आगे नहीं इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि उनके पास NPA की बहुत प्रॉब्लम चल रही है। तो ये इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने कहा है कि आप प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं बड़ी बड़ी, जो कि टू लार्ज टू फेल है, मतलब कि रिलायंस ग्रुप कभी जैसे फेल नहीं हो सकता, इतना बड़ा ग्रुप है, तो उनको आप अलाउ कर दो बैंक्स चलाने के लिए, ठीक है। लेकिन उसका क्रिटिसिज्म हो रहा है, उसमें क्या होता है कि एफिशिएंसी, अब जो हमारा जो RBI है ना वो क्या कहता है कि जो ओनरशिप है बैंक्स की वो 3 पिलर्स पे टिकी होनी चाहिए: एफिशिएंसी, इक्विटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। एफिशिएंसी आपको पता ही है कि बहुत अच्छी तरीके से चले बैंक, बिल्कुल भी करप्शन ना हो या लैकेडेसिकल अप्रोच ना हो, मतलब अनप्रोफेशनलिज्म ना हो। फिर इक्विटी मतलब कोई पार्शलिटी ना हो किसी के साथ, मतलब किसी बोरोवर के साथ या फिर किसी लेंडर के साथ, या जो आपके पास लोन लेने आए तो ऐसा ना हो कि जो एक बैंक है वो सिर्फ एक ही क्लास ऑफ पीपल को लोन दे ही जा रहा है। और एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब बैंक्स की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो बैंक्स जो है जो प्रॉब्लम में हो या मतलब उनकी फाइनेंशियली जो है वो अनसाउंड हो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों के ऊपर बैंक्स की जो है ओनरशिप डिपेंड करती है एज़ पर RBI। तो वो कहते हैं कि अगर सिंगल ओनर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा किसी बैंक में तो बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। वो आगे हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है।
अब लार्ज कॉर्पोरेट्स, जो ये इंटरनल वर्किंग ग्रुप है जो लार्ज कॉर्पोरेट्स की बात कर रहा है, वो लार्ज कॉर्पोरेट्स कौन है? जिनका बिजनेस 5,000 करोड़ रुपए से ऊपर है, जैसे रिलायंस ग्रुप, उनका 5,000 करोड़ रुपए से ऊपर के एसेट्स हैं उनके पास, ठीक है। और उनका बिजनेस जो है वो नॉन फाइनेंशियल बिजनेस है 40% से ज़्यादा। मतलब नॉन फाइनेंशियल बिजनेस ऑफ द ग्रुप अकाउंट्स फॉर मोर देन 40% इन टर्म्स ऑफ इट्स टोटल एसेट्स और ग्रॉस इनकम। जैसे रिलायंस ग्रुप की आप एग्जांपल ले लो कि उनका पेट्रोलियम से ही ज़्यादा बिजनेस आता है, तो वो नॉन फाइनेंशियल ही है उनका बिजनेस, 40% से ज़्यादा बिजनेस उनका ऑलमोस्ट नॉन फाइनेंशियल ही है, या फिर वो टेलीकॉम में बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो उनका अभी जो फाइनेंशियल बिजनेस जो है वो बहुत बड़ा नहीं है, तो 40% से ज़्यादा उनका बिजनेस जो है वो नॉन फाइनेंशियल है, ठीक है। अब इससे प्रॉब्लम क्या आएगी अगर हम उनको अलाउ कर दे बैंक्स का प्रमोटर बनना, या उनके हम कंपनीज को कहें कि वो बैंक्स अपना खोल लें, तो उससे प्रॉब्लम क्या आएगी? कनेक्टेड लैंडिंग की। कनेक्टेड लैंडिंग क्या होगा कि प्रमोटर ऑफ अ बैंक इज़ ऑल्सो अ बोरोअर। अभी क्या समझ लीजिए कि रिलायंस ग्रुप अगर एक बैंक खोल लेता है, ठीक है, उसमें आप जैसे मेरे जैसे लोग पैसा जमा कराएंगे, बोरोअर जो डिपॉजिटर्स, उन जो वो बैंक है वो बहुत बड़ा बैंक हो जाएगा। फिर हो सकता है कि क्योंकि प्रमोटर उसका मुकेश अंबानी है, तो वो बहुत लार्ज मतलब बहुत बड़े उसमें जो उस बैंक के, क्योंकि उनका अपना भी बिजनेस है एक अलग से, तो उसमें ये हो सकता है कि वो हमारे जो पैसे हैं जो हमने डिपॉजिट कराए हैं उस सारे पैसों को लोन अपनी कंपनी को दे दें, ठीक है। हो सकता है ना ऐसा कि रिलायंस ग्रुप को ही सारा लोन दे दें वो, तो उससे जो है खतरा हो सकता है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को। समझ लो फिर कभी ऐसा हुआ कि उनका बिजनेस डूब गया, तो हमारे कितने सारे जो डिपॉजिटर्स हैं उन सबका पैसा मर जाएगा, ठीक है। और एक प्रॉब्लम आएगी एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स। एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स क्या होता है कि एक लोन को ख़त्म करने के लिए दूसरा लोन ले लिया, ठीक है। समझ लीजिए कि वो बैंक जो रिलायंस ग्रुप जो मुकेश अंबानी जी चला रहे हैं प्रमोटर बन के, उन्होंने कोई लोन लिया उसी बैंक से, ठीक है। अब उस लोन, क्योंकि वो खुद ही प्रमोटर हैं, वो खुद ही चला रहे हैं उस बैंक को, वो खुद ही सारा डिसीजन ले रहे हैं, तो जो उन्होंने लोन लिया है हमारे हमारे डिपॉजिटर्स के पैसे के ऊपर, जो उन्होंने लोन ले लिया हमारे पैसे से, जो हमने पैसा जमा कराया था उसका जो लोन उन्होंने लिया है, उस लोन को वो राइट ऑफ करने के लिए कि हाँ उन्होंने वो पे कर दिया, उसके लिए वो एक और लोन अपने लिए पास कर दें, ठीक है। अगर उन्होंने 1 करोड़ का हमसे लोन लिया था, तो ये दिखाने के लिए कि हाँ उन्होंने वो 1 करोड़ रुपए का लोन जो है वो बैंक को वापस दे दिया है, वो 1 करोड़ का और लोन दे देंगे अपने आप को, या 1.25 करोड़ का विद इंटरेस्ट मतलब, तो वो लोन वापस कर देंगे 1 करोड़ का विद इंटरेस्ट। उस 1.25 करोड़ के जो नए लोन को पास करने के लिए वो एक और लोन दे देंगे। तो ये एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स, जो कि जैसे नीरव मोदी के केस में हुआ था कि एक लोन को चुकाने के लिए वो दूसरा लोन ले लेते थे, दूसरे लोन को चुकाने के लिए वो तीसरा लोन ले लेते थे। वो कब पॉसिबल हो सकता है? जब बैंक वाले ही उनसे मिले हों। तो बैंक वाले मिले कब हो सकते हैं? जब जैसे समझ लो इस केस में कि रिलायंस ग्रुप जो है वो खुद ही बैंकर है, तो ये एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स की उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। ऐसा पहले हो चुका है जापान में किरेत्सु और कोरिया में चैबुल। ये 2 केसेस में ऐसा हुआ था कि जो प्रोमोटर्स थे वो एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स करी जा रहे थे, और जो डिपॉजिटर्स थे उनके पैसे इस चक्कर में फंस गए थे, और वहाँ पर बहुत बड़ा एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जब आया था, तो उसी का एक पार्ट है ये 1998 का जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस था, वो इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से ही हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो कह रहे हैं कि प्राइवेट जो प्रोमोटर्स हैं, जो लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं, उनको प्रोमोटर्स ऑफ बैंक मत बनने दो, ठीक है। लेकिन अगर इतनी ही प्रॉब्लम है, अगर ये इतने ही सारे इतने बड़े बड़े इशू हैं, तो फिर रिकमेंड ही क्यों किया इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने आरबीआई के? उनको पता होना चाहिए कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही हैं। उन्होंने इसलिए बोला है क्योंकि गवर्नमेंट बैंक्स जो भी हैं हमारे एसबीआई या जो जितने भी पीएनबी जितने भी हैं, ये सब अभी एनपीए की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ठीक है। इसलिए वो आगे जो हमारी कॉरपोरेट सेक्टर है उनको लोन नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है, या उनके जो लोन्स हैं वो फंसे हुए हैं। तो वो आगे जब तक पैसा ही नहीं दे पाएंगे, वो लोन ही दे ही नहीं पाएंगे, तो हमारी जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो चलेगा कैसे? वो अगर लोन्स उनको मिलेंगे नहीं, उनको फंड्स ही नहीं मिलेंगे, तो ठीक है। जो फिर इसीलिए इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने बोला है जो लार्ज कॉरपोरेट्स हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है इस टाइम पर, उनकी डीप पॉकेट्स हैं, तो उनके पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ताकि इंडिया की जो ग्रोथ है उसको वो फंड कर सके, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है कि हाँ अगर उनको अलाउ भी करना है तो ऐसे सिस्टमेटिक रेगुलेशन होनी चाहिए कि वो ये सब प्रॉब्लम्स ना आए उससे, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स की या फिर कनेक्टेड लैंडिंग की जो प्रॉब्लम है, इन सब को रेगुलेट करने के अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म बने होने चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम्स ना आ सके, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत गलत है
कि अगर ये से हम अलाउ कर देते हैं, बट हाँ अगर प्रॉपर रेगुलेशन हम बना देते हैं तो इस चीज़ को कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है पोस्ट कोविड कि ना तो गवर्नमेंट के पास पैसा है इस टाइम पर, टैक्स उनका कलेक्शन अच्छा नहीं हो रहा है क्योंकि लॉकडाउन वगैरह चल रहा था। दूसरा बैंक्स की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि एनपीए की क्राइसिस बहुत टाइम से चल रहा है उनके पास, तो उनके पास पैसा नहीं है, वो थोड़ा डर रहे हैं आगे लोन देने में। तो प्राइवेट कंपनीज़ के पास, जो लार्ज हमारी प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनके पास बहुत पैसा है, तो वो उनकी ही मतलब प्राइवेट लेड जो हमारी ग्रोथ है वो उसी के ऊपर हमको फोकस करना पड़ेगा अब आगे, ठीक है। तो ये आज के हमारे टॉपिक्स थे, तो इसको आप देख लेना, इसके ऊपर एमसीक्यूज़ कर लेना और जो है एडिटोरियल्स भी पढ़ लेना हमारे टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ डाउनलोड करके। वील मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।